Hey, good morning, students. How are you? I hope you are safe at your home. Today we start the fourth chapter of Geography, Agriculture. Okay, एग्रीकल्चर एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर है क्या। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन देख लेते हैं या इसका मीनिंग देख लेते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। मीन्स कि एग्रीकल्चर क्या है? क्रॉप्स को ग्रो करना, प्लांट्स को कल्टीवेट करना एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। मीन्स कैटल को भी रेयर करना या एनिमल्स को भी टेक केयर करना। ओके, एग्रीकल्चर के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटी जुड़ी हुई हैं और एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है भी जो हमारे लिए एक वेरी इम्पोर्टेंट है। आज अगर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के टाइप, फीचर्स, टाइप्स और एग्रीकल्चर कैसे एक कमर्शियल वे में हम इसका यूज़ करते हैं। तो हम देख लेते हैं अभी आगे करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, इट इज़ द की ऑफ डेवलपमेंट। यस, वी कैन से दैट एग्रीकल्चर इज़ द की ऑफ डेवलपमेंट. It is the base of development because in agricultural industry is the key to success. और इसके बेस पे भाई डेवलपमेंट भी होती है। हम हिस्ट्री में भी अगर देखें तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिससे कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप देख लीजिए जितनी भी सिविलाइजेशन हुई हैं वर्ल्ड के अंदर, चाहे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखिए, दैट इज़ टोटली बेस्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को देखिए, वो भी एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। इजिप्ट की सिविलाइजेशन को देखिए या फिर चाइना में जो सिविलाइजेशन हुई उसको देखिए, आप सारी की सारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। और एग्रीकल्चर क्या है भी एक बेस है हमारे इंडस्ट्री का भी, ये बेस होती है, बेसिक इंडस्ट्री, बेसिक पॉइंट माना जाएगा इसको एक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए भी, इट्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। यस, एग्रीकल्चर क्या है भी, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, रोज़गार प्रोवाइड करती है। आप देखिए पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम पीपल इन्वॉल्व हैं भाई एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में। ओके, और इंडियंस पीपल को भी देख लीजिए। इंडिया में तो अप्रोक्सीमेटली 2/3 पीपल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये इनमें इन्वॉल्व हैं। क्लियर। और देखो भी एग्रीकल्चर किस में आ जाता है, आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। पूरे वर्क को अगर हम डिवाइड करें तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। Okay, so primary sector involve agriculture and related activities, mining, forestry, fishing, dairy farming and related activity, ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। देन सेकेंडरी सेक्टर में आपका इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये सब आ जाएंगे। टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व होती हैं आपकी बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज एंड जितनी भी अनदर टाइप की सर्विसेज होंगी, ऑल आर इंक्लूड इन टर्सरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर्स, दैट्स वाई टर्सरी सेक्टर नोन एज सर्विस सेक्टर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए भी, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। यस, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसका एक बिग कंट्रीब्यूशन होता है हमारी जीडीपी के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर। ओके, जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट देखिए भी, इट इंक्रीज द इंटरनेशनल ट्रेड। यस, इट इज़ ट्रू। एग्रीकल्चर क्या करती है अभी, इंटरनेशनल ट्रेड को भी इंक्रीज करती है। कैसे करती है? जो फार्मर हैं जितने उनको ज़रूरत है सेल्फ कंजप्शन के लिए, दे कैप वो रख लेते हैं, और जो उनके पास सरप्लस अनाज होता है उसको वो मार्केट में ले जाते हैं और मार्केट से फिर वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंटरनेशनल ट्रेड को भी इंक्रीज़ करती है, ठीक है, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एग्रीकल्चर के टाइप्स क्या हैं। ओके,
So students, before discussing the type of farming, we discuss a physical factor that influence the agricultural activity, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी सबसे पहला क्या आ जाता है, क्लाइमेट। क्लाइमेट एक ऐसा फैक्टर है जो एग्रीकल्चर में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक हम कह सकते हैं कि ऐसा फैक्टर है जिस पे क्रॉप्स की ग्रोइंग डिपेंड करती है। अगर क्लाइमेट सूटेबल है तो हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। अगर हम बात करें भी इंडिया के क्लाइमेट की, ठीक है, इंडिया का क्लाइमेट हर टाइप की क्रॉप्स के लिए सूटेबल है। और दूसरी बात, कुछ सर्टेन थिंग्स भी होती हैं, जैसे भी राइस है, राइस की ग्रोइंग के लिए हाई टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है और साथ में रेनफॉल की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडिया में एक ऐसा क्लाइमेट है ड्यूरिंग द समर सेशन कि टेम्परेचर भी हाई होता है और रेनफॉल भी सूटेबल होती है, बिल्कुल फेवरेबल रेनफॉल होती है। क्लियर। तो सेकंड है भी सोयल। सोयल ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर, बिकॉज विदाउट सोयल वी कैन नॉट ग्रो एनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ओके, अगर सोयल बिल्कुल सूटेबल है, सोयल बिल्कुल सूटेबल है तो हम क्रॉप्स ग्रो कर देते हैं। और जिस सोयल पे क्रॉप्स ग्रोन हो जाती हैं दैट इज़ अ एरेबल लैंड, उसको हम क्या बोलेंगे, एरेबल लैंड बोलेंगे। और जिस सोयल पे हम क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाते मीन्स दो सोयल नॉट फिट टू ग्रोइंग द क्रॉप्स, दैट इज़ अ बैरन लैंड। वो क्या होगी, बैरन लैंड होती है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर होता है अभी हमारा रिलीफ। रिलीफ भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर करता है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अभी देखो रिलीफ में क्या आ जाता है, अभी प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया क्या होता है, दैट इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। अगर उसके साथ फिर रिवर्स भी हैं, इरीगेशन फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल, तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। प्लेन एरिया में आपको बिल्कुल अच्छे क्रॉप्स ग्रो कर पाओगे। इसके साथ साथ जो टेरेन एरिया है, टोपोग्राफिक एरिया है, वहाँ पे आप क्रॉप्स अच्छी नहीं ग्रो कर पाओगे। क्रॉप्स होती है वहाँ पे भी, बट इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि प्लेन एरिया में हो जाएगी। बट वहाँ पे ये डिपेंड करता है वहाँ के रिलीफ फैक्टर पे, वहाँ के टोपोग्राफी पे, कि किस टाइप की क्रॉप वहाँ पे सूटेबल होगी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है अभी कुछ अदर फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी अदर फैक्टर्स में क्या आ जाता है, अभी कि आपने क्रॉप्स ग्रोन कर दी हैं, सपोज ग्रो आपने कमर्शियल क्रॉप्स ग्रोन की है, फिर आप कमर्शियल क्रॉप्स के लिए आपको मार्केट भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी चाहिए, इंश्योरेंस फैसिलिटी भी चाहिए। तो ये कुछ अनदर फैक्टर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है अभी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हम फार्मिंग के टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखो सबसे पहला आ जाता है अभी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, अभी ये एक छोटे से स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे की जाती है। थोड़ा एरिया होता है, बिल्कुल लैंड स्मॉल एरिया होता है लैंड का, और यहाँ पे फार्मर क्या करता है, सिर्फ फॉर सेल्फ कंजप्शन, वो सेल्फ कंजप्शन के लिए ही क्रॉप्स को ग्रो करता है। और यहाँ पे किसी टाइप के फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स और हाई टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ नहीं की जाती। क्लियर। तो इस टाइप की वही एग्रीकल्चर को हम क्या बोलेंगे, या फार्मिंग को बोलेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आगे भाई फिर इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है, अभी जो फार्मर होता है सिंपल टूल्स यूज़ करता है, जैसे होए, ठीक है, एक्सीज, ऐसे सिंपल टूल्स इसमें वो यूज करेगा। ठीक है, और थोड़े से स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे ये ग्रो करेगा। ठीक है, क्लाइमेट इसके लिए गुड, अच्छा क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, सोइल भी फर्टाइल चाहिए। क्लियर। तो इसमें वो सिर्फ अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए करेगा। क्लियर है अभी यहाँ पे। अगर एक और बात यहाँ पे आ जाती है कि अगर सोइल फर्टाइल है, मोर डेज हैं सनशाइन के लिए, क्लाइमेट अच्छा है, तो यहाँ पे फार्मर क्या कर लेता है, इन अ ईयर 2 क्रॉप्स वो प्रोड्यूस कर लेता है। फर्स्ट वन इज़ राइस, सेकंड वन इज़
वीट, इसके साथ साथ कुछ अनदर क्रॉप्स भी वो ग्रोन कर लेता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है अभी प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये भाई बिल्कुल ओल्ड मेथड है एग्रीकल्चर का, जो पहले किया जाता था बिल्कुल पहले के टाइम में। इसको भी हम आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। देखो भी, फर्स्ट वन क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, शिफ्ट हो जाना वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्या करते हैं फार्मर, ये सबसे पहले कहाँ होती है, मैं ये क्लियर कर दूं भाई, किसी फॉरेस्ट एरिया में होती है, ठीक है, टेरन एरिया में होती है, माउंटेन एरिया में होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं फार्मर, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, वहाँ पे जितने भी ट्रीज़ होते हैं उनको कट करते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर, और जितने भी वो एसिड्स बचे होते हैं उनको वहाँ पे वो जला देते हैं, और दैट पर्टिकुलर पीस मेकिंग सूटेबल फॉर ग्रोइंग दी क्रॉप्स। ओके। और जब वो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, उसकी फर्टिलिटी पावर कम हो जाती है, तो वो उस प्लेस को किसी अनदर प्लेस पे चले जाते हैं, एंड अनदर प्लेस पे भी वो एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड को सर्च करेंगे, और वहाँ पे जितने भी ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, उनको कट करेंगे, और कट करने के बाद उसको जला देते हैं, जो एसिड्स बचते हैं। सो दैट्स वाई दिस एग्रीकल्चर इज़ नोन एज स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर। इसको हम स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। और एक और नाम आ जाता है अभी इसका, झूमिंग फार्मिंग या झूमिंग एग्रीकल्चर भी हम इसको बोल देते हैं। डिफरेंट एरिया में इसके डिफरेंट नाम मिलेंगे आपको, ठीक है। कहीं पे मिल्पा मिलेगा, डिफरेंट एरिया में। अब जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अभी नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक का मीनिंग क्या होता है, अभी देखो, ये पीपल क्या होते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं विद देयर कैटल्स। क्या होते हैं अभी जो पीपल वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं विद देयर कैटल, विद देयर एनिमल्स, तो ये दिस टाइप एग्रीकल्चर नोन इज़ नोमैडिक हर्डिंग। वो अपने साथ भी अपने एनिमल्स को भी, कैटल्स को भी साथ लेके चलते हैं, ठीक है। और कहाँ पे मिलेंगे भी आपको ऐसे पीपल, राजस्थान में मिल जाएंगे, जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे, बकरवाल कम्युनिटी है वहाँ पे, ठीक है। और जो राजस्थान में आपको जो ये समटाइम्स इन लोकल लैंग्वेज वी कैन से दैट बागड़ी लुहार आपने देखे भी होंगे, वो कई बार अपने विद देयर एनिमल्स, विद देयर कैटल्स वो चलते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अभी एक, ये आ गया आपका कमर्शियल फार्मिंग। देखो भी, जहाँ पे नाम आ जाता है कमर्शियल, उसका मीनिंग होता है टू अर्न सम मार्जिन, टू मेकिंग सम प्रॉफिट। तो जो कमर्शियल फार्मिंग है, इसका मेन पर्पज़ ही क्या होता है कि बेनिफिट अर्न करना, मार्जिन अर्न करना या प्रॉफिट कमाना। तो यहाँ पे क्या होता है अभी, फार्मर क्या यूज़ करता है, HYV सीड्स यूज़ करता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करता है। इसके साथ साथ वो क्या करता है, पेस्टिसाइड भी यूज़ करता है, पेस्टिसाइड। इसके साथ साथ वो केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करता है, ताकि जो क्रॉप्स है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके और मार्केट में वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर सके, मार्केट में वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। और ये कहाँ पे की जाती है अभी, बिग प्लॉट ऑफ लैंड पे की जाएगी, ठीक है। हाई टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी का भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, इरिगेशन फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल। मीन्स जहाँ पे बात आती है कमर्शलाइजेशन की, बेनिफिट की, तो वहाँ पे ये सारे फैक्टर्स यूज़ किए जाएंगे, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और देखिए भी, आगे आ जाता है मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है भी, डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप को सेम टाइम पीरियड में ग्रो करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप को सेम टाइम में ग्रो कर देना। ये भी एक बेस्ट वे है भाई कमर्शियलाइजेशन का। आप देखो, अब जैसे सेशन आएगा आपका, रबी सेशन स्टार्ट होगा, रबी सीज़न। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया स्टूडेंट्स आपको, जो ये सीजन्स होते हैं ना, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं अभी, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सॉरी, पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा अभी कि तीनों सेशन कौन कौन से हैं, वो 3 सीज़न कौन कौन से हैं। क्लियर। तो देखो भी, जो मिक्स्ड फार्मिंग है,
रबी सीज़न में अगर आप देखो वीट के साथ मस्टर्ड भी ग्रोन कर दी जाती है। काफ़ी सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो सेम टाइम पीरियड में ग्रोन की जाती हैं और फार्मर को फ़ायदा होता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है अभी प्लांटेशन। प्लांटेशन भी वही एक कमर्शलाइजेशन का ही कमर्शलाइजेशन के लिए की जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बड़े से एरिया को, एक बिग प्लॉट ऑफ लैंड को एक्वायर किया जाता है और वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट ग्रो किए जाते हैं। जैसे आप टी प्लांट देख लो, टी प्लांट, ठीक है, कॉफ़ी प्लांट, ठीक है, शुगर केन प्लांट, ये काफ़ी बड़े एरिया को एक्वायर कर लिया जाता है और वहाँ पे सेम टाइप के प्लांट ग्रो किए जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर नोन एज प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ओके। और यहाँ पे देखिए भाई लेबर की भी ह्यूज रिक्वायरमेंट होती है, साइंटिफिक टेक्निक की ज़रूरत होती है यहाँ पे, ठीक है, और हाई टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे यूज़ की जाती है, मार्जिन भी अर्न किया जाता है। नेक्स्ट देखिए भाई डायरी फार्मिंग, जैसा कि हमने पहले ही बताया था आपको, डायरी फार्मिंग भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या करता है, देखो फर्स्ट लाइन में हमने बताया था जब डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे थे एग्रीकल्चर की, तो उसमें क्या होता है कि रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, यहाँ पे फार्मर क्या करता है, डायरी का भी काम करता है। एनिमल्स वो अपने पास रखता है, कैटल्स रखता है और उनसे जो उसको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं और अनदर वे में भी उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क में भी उसके लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अभी आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में देखिए क्या है, इसमें क्या हो जाता है, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी इसमें स्पेशली हॉर्टिकल्चर में आप फ्रूट्स ग्रो करते हो, फ्लावर ग्रो करते हो, ये भी वही बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। या फिर यहाँ भी अगर हम देखें इकोनॉमिकल वे में या कमर्शियल वे में भी इसका बड़ा यूज़ किया जाता है और आज के टाइम पीरियड में भी जो फार्मर हैं इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं आपको ना आज के लिए बस हम इतना ही यहीं तक करेंगे, बाकी के जो मेजर क्रॉप्स हैं वो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। तो मैं आपको एक और बता देता हूँ कि 3 सीज़न होते हैं। एक होता है रबी सीज़न, रबी सीज़न, ठीक है। रबी सीज़न में विंटर सेशन में स्टार्ट हो जाता है। इस सीज़न की जो क्रॉप्स होती हैं विंटर सेशन में ग्रो की जाती हैं, नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम होता है और मार्च अप्रैल में ये हार्वेस्ट कर ली जाती हैं, ठीक है। जैसे वीट होगी, मस्टर्ड हो गया, ठीक है, ग्राम हो गया, ऐसी क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो ये मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट कर ली जाएंगी, ठीक है। फिर एक को आता है भी खरीफ सीज़न में। स्टूडेंट्स खरीफ सीज़न देखो भाई, मैं यहीं पे लिख देता हूँ खरीफ सीज़न, ठीक है, आप ध्यान से समझ लेना। खरीफ सीज़न, खरीफ सीज़न भी भाई स्टार्ट होता है। ये क्रॉप्स कब स्टार्ट की जाएंगी, जून और जुलाई के टाइम पीरियड में ग्रो की जाती हैं, समर सेशन में, ठीक है। और सितंबर अक्टूबर का टाइम आते आते इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जैसे आज के दिनों में जो राइस है वो हार्वेस्ट की जा रही है, तो देखो मंथ कौन सा है, अक्टूबर मंथ है, ठीक है। तो ये अक्टूबर के मंथ में या सितंबर के मंथ में हार्वेस्ट कर ली जाती हैं। क्लियर। एक और आ जाता है अभी बीच में जायद क्रॉप्स एक ऐसा सीज़न है अभी जो दोनों के बीच में आता है, बिटवीन द खरीफ एंड रबी सीज़न। देखो हमने ये पढ़ा था ना, रबी सीज़न मार्च अप्रैल में ये हार्वेस्ट कर दी जाती हैं और मई का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जायद क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कोकम्बर हो गया, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्रॉप इंक्लूड इन जायद क्रॉप्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाकी वाला जो चैप्टर रह गया है वो हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर। और अगर आपको भाई वीडियो पसंद आई तो इसके लिए आप लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।